हेलो दोस्तों एंड वेलकम। मैं हूं आपका अपना ऋषि सर और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 हमारा एनवायरनमेंट यानी आर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, ये उस दुनिया को समझने के लिए है जिसमें हम रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचो। एक छोटा सा गार्डन, एक घना जंगल और आपके घर में रखा हुआ एक छोटा सा एक्वेरियम। इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? आप सोच रहे होंगे, सर ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और आप सही भी हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सबको जोड़ती है। वो है इनके काम करने का तरीका। हर एक चीज, चाहे वो नेचुरल हो या इंसान ने बनाई हो, एक ही सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है और उस सेट ऑफ रूल्स का नाम है इकोसिस्टम। तो यही हमें हमारे पहले टॉपिक पर ले आता है, आर वर्ल्ड आर इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखो, इकोसिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है कि उसे एक टीम की तरह सोचो। इस टीम में लिविंग प्लेयर्स हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े, जिन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और इस टीम में नॉन लिविंग चीजें भी हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी और सूरज की रोशनी। इन्हें हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। बस जब ये दोनों ग्रुप्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये रही इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। एक इकोसिस्टम में एक एरिया के सारे इंटरैक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और साथ में आते हैं एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग हिस्से। आसान शब्दों में बिल्कुल वही जो हमने कहा, एक टीम जो एक खास जगह पर एक साथ काम कर रही है। एक एक्वेरियम में मछली, पानी और पत्थर, वो एक इकोसिस्टम है। जंगल में पेड़, जानवर और मिट्टी, वो भी एक इकोसिस्टम है। क्लियर है ना? अब देखो, किसी भी अच्छी टीम में अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, है ना? बिल्कुल वैसा ही इकोसिस्टम में होता है। हम अपनी टीम को 3 मेन प्लेयर्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, जिन्हें मैं कहता हूं द फूड मेकर्स। फिर आते हैं कंज्यूमर्स यानी द ईटर्स। और आखिर में आते हैं डीकंपोजर्स, जो हमारी ज़रूरी क्लीन अप क्रू हैं। चलो देखते हैं कि ये सब क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। ये इकोसिस्टम के सुपर शेफ्स हैं। हम बात कर रहे हैं हरे पेड़ पौधों की, एल्गी की और कुछ बैक्टीरिया की। ये सूरज से लाइट एनर्जी लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरे इकोसिस्टम के लिए एनर्जी की नींव रखते हैं। इनके बिना तो खेल शुरू ही नहीं हो सकता। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे एक खरगोश घास खा रहा है, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर जो उस खरगोश को खाता है, जैसे एक लोमड़ी, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो बेसिकली ये सब इकोसिस्टम के ईटर्स हैं। समझ आया? और आखिर में हमारे एनवायरनमेंट के असली हीरोज, द डीकंपोजर्स। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई। इनका काम है सफाई करना। जब पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं तो डीकंपोजर्स अपना जादू चलाते हैं। वो उनके कॉम्प्लेक्स बॉडीज को तोड़कर सिंपल सब्सटेंस में बदल देते हैं, जो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर से पौधों के काम आते हैं। ये नेचर के सबसे इंपॉर्टेंट रिसाइकलर्स हैं। तो हम टीम के प्लेयर्स से मिल चुके हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स। लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? इनका कनेक्शन है एनर्जी। और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी। यहां हम देखेंगे कि ये जरूरी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक कैसे पहुंचती है। एनर्जी फ्लो को समझने का सबसे सिंपल तरीका है फूड चेन। एक फूड चेन हमें एक सीधी लाइन में बताती है कि कौन किसको खाता है। जैसे सूरज से एनर्जी घास में आई, उस घास को एक हिरन ने खाया और उस हिरन को शायद एक शेर ने खाया, तो एनर्जी घास से हिरन और हिरन से शेर तक गई। ये एनर्जी के लिए एक वन वे स्ट्रीट है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये एनर्जी ट्रांसफर बहुत एफिशिएंट नहीं होता। एक्चुअली इसका एक बहुत जरूरी रूल है और वो इस नंबर से जुड़ा है। इसे कहते हैं 10% लॉ। इसका मतलब है कि फूड चेन के हर स्टेप पर या हर लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही अगले लेवल तक पास होती है। सिर्फ 10%। चलो इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहले पेड़ पौधे सूरज की एनर्जी का सिर्फ 1% ही फूड में बदल पाते हैं। अब जब एक प्राइमरी कंज्यूमर जैसे हिरण उन पौधों को खाता है तो उसको उस एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलता है। फिर जब एक सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे शेर उस हिरण को खाता है तो उसको हिरण की एनर्जी का सिर्फ 10% ही मिलता है। तो बाकी 90% एनर्जी जाती कहाँ है? वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के कामों में यूज कर लेता है, चलने, सांस लेने, गर्म रहने में, या फिर हीट के फॉर्म में खो जाती है। और इसी से साफ पता चलता है कि फूड चेन्स इतनी छोटी क्यों होती हैं। 3 या 4 स्टेप्स के बाद अगले लेवल को सपोर्ट करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। ओके, अब आपके सोचने की बारी। भैया का एक सवाल है आपके लिए। अगर प्रोड्यूसर्स यानी पेड़ पौधे सूरज की एनर्जी का सिर्फ 1% ही ले पाते हैं
तो फिर भी वो किसी भी फूड चेन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों माने जाते हैं? जरा सोचो इस बारे में और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं देखना चाहता हूं आप क्या सोचते हो। अभी तक हम इन सिस्टम्स के सुंदर नेचुरल बैलेंस की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें उस एक प्लेयर की बात करनी होगी जिसने इस बैलेंस को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है, यानी हम इंसान। हमारी एक्टिविटीज का हमारे प्लैनेट पर असली इम्पैक्ट क्या है? ये अगला सेक्शन एक रियलिटी चेक जैसा है। हमारे प्लैनेट के पास एक कमाल का नेचुरल सुरक्षा कवच है, बिल्कुल एक सनस्क्रीन की लेयर जैसा, जो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर है। इस शील्ड को कहते हैं ओजोन लेयर। इसका काम है धरती पर सभी जीवों को सूरज के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेडिएशन से बचाना। आप समझ लो कि धरती ने एक बहुत बड़ा चश्मा पहना हुआ है। तो ये ओजोन आखिर है क्या? ये असल में ऑक्सीजन का एक स्पेशल टाइप है। जो ऑक्सीजन हम सांस लेने में यूज करते हैं वो है O2, 2 ऑक्सीजन एटम्स। एटमॉस्फेयर में ऊपर जब हाई एनर्जी यूवी रेज एक O2 मॉलिक्यूल से टकराती हैं तो वो उससे तोड़कर 2 अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स बना देती हैं। फिर इनमें से एक एटम दूसरे O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर O3 बना लेता है और वो O3 ही ओजोन है। ये एक बिल्कुल नेचुरल और बहुत जरूरी प्रोसेस है। लेकिन फिर इस कहानी में एक विलन की एंट्री हुई और इस विलन का नाम है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये इंसानों के बनाए हुए केमिकल्स हैं जो पहले रेफ्रिजरेटर्स, AC और स्प्रे कैन्स जैसी चीज़ों में बहुत यूज होते थे। प्रॉब्लम यह है कि ये केमिकल्स ऊपर एटमॉस्फेयर में जाकर हमारे प्रोटेक्टिव ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, इस कहानी की एंडिंग होपफुल है। 1980s में जब साइंटिस्ट ने ओजोन लेयर में इस खतरनाक होल का पता लगाया तो पूरी दुनिया ने उनकी बात सुनी। 1987 में सभी देश यूनाइटेड नेशंस के एक अग्रीमेंट के तहत एक साथ आए और CFCs का प्रोडक्शन बंद करने का फैसला किया। आज सभी कंपनीज के लिए CFC फ्री प्रोडक्ट्स बनाना जरूरी है। ये एक शानदार एग्जाम्पल है कि जब इंसान एक साथ काम करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर एक ग्लोबल प्रॉब्लम थी जिसके लिए ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए था। चलो अब थोड़ा जूम इन करते हैं और एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो हम हर रोज अपने घरों में पैदा करते हैं, कचरा यानी वेस्ट। ये सेक्शन है हमारे डेली वेस्ट को मैनेज करने के बारे में, क्योंकि अगर कचरा हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। जो कचरा हम बनाते हैं उसे हम 2 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हमारी क्लीन अप क्रू यानी डीकम्पोजर्स आसानी से तोड़कर वापस मिट्टी में मिला सकते हैं, जैसे खराब खाना या कागज़। दूसरा टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें आती हैं प्लास्टिक और मेटल जैसी चीज़ें जिन्हें डीकम्पोजर्स प्रोसेस नहीं कर पाते। ये सैकड़ों हज़ारों साल तक एनवायरनमेंट में वैसे ही पड़ी रहती हैं और पोल्यूशन फैलाती हैं। यह टेबल आपके टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी पर बेस्ड है और ये एक आम डस्टबिन की फोटो दिखाता है। देखो, बायोडिग्रेडेबल साइड पर हैं खराब खाना, सब्जी के छिलके और सूती कपड़े, और नॉन बायोडिग्रेडेबल साइड पर हैं प्लास्टिक के दूध के पैकेट, दवाई की खाली शीशियां और टूटे हुए प्लास्टिक के सामान। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों तरह के कचरे को फेंकने से पहले अलग अलग करें। अब आपकी बारी है सोचने की। ऐसी कौन सी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो आप पर्सनल लेवल पे लगभग रोज फेंक देते हो, और उसकी जगह आप कौन सा बेहतर बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन यूज कर सकते हो? मैं चाहता हूं आप अपने क्रिएटिव आइडियाज कमेंट्स में शेयर करो। चलो एक दूसरे की मदद करते हैं बेहतर सॉल्यूशंस ढूंढने में। चलो एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पहली बात, इकोसिस्टम्स लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का एक नाजुक बैलेंस है। दूसरी बात, एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है और हर लेवल पर सिर्फ 10% ही आगे जाती है। तीसरी बात, इंसानी एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। और आखिर में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कचरे को सही से अलग अलग करके मैनेज करें। ये हैं हमारे की टेक अवेज। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जो आपने शायद अपने मम्मी पापा या दादा दादी से सुनी होगी कि पहले जैसी बात नहीं रही। ये कोट हमें याद दिलाता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो बड़े हुए वो आज के एनवायरनमेंट से बहुत अलग था, और ये हमारे कलेक्टिव एक्शंस का ही नतीजा है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमारे एक्शंस से बनी हैं तो सॉल्यूशंस भी हमसे ही आएंगे। तो सोचिए, इस हफ्ते आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा सिंपल सा काम करोगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट को ठीक होने में मदद मिले। और इसी सोच के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।